क्या क्या सिलेबस है हमारे पास देखो, ये सिलेबस होने वाला है हमारा 10th का। 10th के सिलेबस में कोई अपडेशन तो नहीं आया, और 9th में तो तुम्हें पता ही है बहुत चीजें चेंज हो गई है। तो देखो, नंबर सिस्टम जो तुम्हारा 9th में भी चैप्टर नंबर 1 था, उसी टॉपिक का यहाँ पर चैप्टर है रियल नंबर्स, के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखो, एलजेब्रा जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करती है 10th में, उसका क्या क्या चैप्टर्स आने वाले? पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये तुमने पढ़ा हुआ है, पॉलिनोमियल्स पढ़ा हुआ है। जो 9th में पॉलिनोमियल्स पढ़ा था उसका छोटा वर्जन है 10th में। 9th में तुम्हारी 4 से 5 एक्सरसाइज होती थी पॉलिनोमियल्स की, यहाँ पर सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज और इजी है। ठीक है, बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि पॉलिनोमियल चैप्टर को करने के लिए 9th का पॉलिनोमियल्स भी आना चाहिए, बिकॉज 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, अगर मैं फिर से बोर्ड की बात करूँ, तो उसमें 9th वाली चीजें भी पूछी जा सकती है, ये तुमको पूरे साल आते आते समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा आता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ये सेम चैप्टर भी तुमने 9th में पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 4 के नाम से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या था उस चैप्टर में? अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो तुमने सबसे पहला पढ़ा कि इक्वेशन को दो वेरिएबल में लिखते कैसे है। बेसिक फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। उसके बाद तुमने इस इक्वेशन को यूज करके क्या निकाले? उसके सॉल्यूशंस निकाले। और सॉल्यूशन को कैसे निकालते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड से। x की कोई वैल्यू अज्यूम करी, y की निकाली, y की कोई वैल्यू अज्यूम करी, x की निकाली, ऐसे हम 2 या 3 सॉल्यूशन निकालना जानते हैं। अब किस किस ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ग्राफ बनाना भी सीखा था? बताओ। सीखा था, क्योंकि स्कूल में नहीं आता था ग्राफ बनाना, वो डिपेंड करता है स्कूल का अपने अकॉर्डिंग। ग्राफ वाला टॉपिक अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी की बात करूं तो वो आउट ऑफ कोर्स था 9th में, पर 9th में स्कूल अपने अकॉर्डिंग चलता है। किसी किसी स्कूल में ग्राफ सिखाया जाता है, किसी किसी में ग्राफ नहीं सिखाया जाता। तो किस किसने पढ़ा? सबने पढ़ा यहाँ पर? तुमने पढ़ा मायशा? नहीं पढ़ा। तो ग्राफ यहाँ पर आने वाला है। नहीं करवाया था ना, तो वही बता रहा हूँ, किसी किसी स्कूल में करवाया जाता है, किसी स्कूल में नहीं करवाया जाता, बिकॉज 9th क्लास जो होती है वो स्कूल अपने अकॉर्डिंग चलाता है। 11th क्लास का सिलेबस भी स्कूल अपने अकॉर्डिंग चलाता है। 10th और 12th का बिल्कुल जितना सिलेबस है वही चलने वाला है, बिकॉज वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग पूरा फॉलो होगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जिन्होंने ग्राफ पढ़ा है अच्छी बात, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, हम साथ में 9th का पहले ग्राफ रिवाइज करेंगे, फिर 10th के अंदर जाएंगे, क्योंकि 9th के ग्राफ में 10th के ग्राफ में भी फर्क है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तुम याद करो, तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, पॉलिनोमियल चैप्टर में ही पढ़ी है 9th क्लास में। कैसे? मैं तुमको यहाँ पर एग्जांपल दूं, देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल की बात करी जाए अगर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और तुमने इक्वल टू जीरो तो नहीं पढ़ा हो वैसे, पर ये तुमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, तुम इसका 9th क्लास में क्या पढ़ते थे? फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइज हमने किस किस में सीखा था? क्वाड्रेटिक का सीखा था और क्यूबिक का भी सीखा था। याद है ये चीज? क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कैसे करते हैं? याद करो, क्या मेथड होता था? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो यहां पर भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड्स। हमने अभी कितने मेथड पढ़े हैं? एक ही, इसका नाम क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, पर यहां पर आते हैं 3 मेथड। ठीक है, क्लियर? उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन को तुम कैसे फैक्टराइज करते थे? याद करो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले हिट एंड ट्रायल से एक सोल्यूशन निकाला, उसके बाद क्वाड्रेटिक बना, उसके 2 सोल्यूशन और निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री टर्म से, राइट? ठीक है, तो यहां पर पर्टिकुलरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आ रहा है, तो इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर 9th क्लास का पॉलिनोमियल तो आ ही रहा है, बट 10th क्लास के अंदर यहां पर हम अलग से मेथड बढ़ा दिए गए कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करें। ठीक है, इसके अलावा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये तुम बचपन में भी पढ़ते थे, याद होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 8th क्लास। याद करो, ध्यान लगाओ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसमें क्या होता था? एक इक्वेशन की वेरिएबल, एक एक वेरिएबल की इक्वेशन होती थी, तुम उसमें एक्स की वैल्यू निकालते थे। याद है ये चीज? याद है ये चीज? डिफिकल्ट इक्वेशन आई, अगेन एक्स या किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाली। पर उसी चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स भी होती थी। ये पूरी वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम की मदद से तुमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और साथ में उसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल में वर्ड प्रॉब्लम आएगी, और ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, क्लियर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी बहुत सारी वीडियो देखी होगी 9th क्लास के अंदर, आजकल चल रही है।
कि 9th क्लास का सिलेबस अपडेट हो गया, उसमें एपी नाम का एक चैप्टर आ गया जो 10th क्लास में आया करता था, वो ये चैप्टर है। ये सीरीज है, नया टॉपिक है, अलजेब्रा का टॉपिक है, पर सीरीज है और ये इजी चैप्टर है, ठीक है? क्योंकि मैं बताऊं ये चीज, अलजेब्रा ओवरऑल ही इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट होती नहीं है। अगर तुम डिफिकल्ट बना रहे हो तो तुम ढंग से पढ़ो उसको, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट आता है नया टॉपिक तुम्हारी लाइफ में, के बारे में सुना होगा बहुत बार, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? ये डिफिकल्ट पोर्शन है, पर इसमें डिफिकल्ट भी बताओ क्या है। दो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के, एक तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो, जिसके अंदर हम बात करते हैं तीन मेजरली टॉपिक की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और एंगल्स के बारे में। तो सिर्फ तीन टॉपिक, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, रेशियोज, एंगल्स, आइडेंटिटीज। और फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जिसको हम बोलते हैं एओआई, एओटी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। ये अगेन किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है सिर्फ और सिर्फ एंगल्स पे। अब मैं तुमसे ये कहूं अगर कि ये बहुत इजी है, वेरी इजी, एंगल्स बहुत इजी है, एंगल्स इजी हो गया तो एओटी भी बहुत इजी हो गया। सिर्फ डिफिकल्टी इस चैप्टर में बच्चों को आती है आइडेंटिटीज वाले टॉपिक में। तो देखा जाए तो चार में से सिर्फ एक टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, यानी 1/4 डिफिकल्टी लेवल है, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री में मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, जब हम ये चैप्टर चालू करेंगे, जैसे हम चैप्टर चालू करते हैं मई जून में, मोस्टली हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं, मई जून में खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट चीजें। जब ट्रिग्नोमेट्री चालू होता है मई जून के अंदर, तब मैं बच्चों को बोलता हूँ इसको ब्रेड एंड बटर की तरह इमेजिन करो, रोज खाना खाते हो, ठीक है? रोज 5 क्वेश्चन करो। अगर तुम एवरीडे 5 क्वेश्चन की हैबिट बनाओगे ट्रिग्नोमेट्री में, यानी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी हो गया, तुम्हें इतना इजी लगेगा कि तुम्हारा इसका लेवल माइंड का और मेरा जो लेवल यहाँ पर डेवलप हुआ है 12-13 साल पढ़ाकर, सेम हो जाएगा उस टाइम। ऐसा क्वेश्चन हम मिलके सॉल्व कर रहे होंगे जिसमें तुम भी अपने आंसर्स दोगे मुझे, मैं भी तुमको अपने आंसर्स दूंगा, और हम मिलके वो क्वेश्चन को एंडिंग तक पहुंचाएंगे, और तुम्हें लगेगा हाँ ये तो तुम सर ने और मैंने मिलके करा। कहीं मैं अटकूंगा तो तुम मुझे बता दोगे, इतनी लेवल पहुंचाना तुम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है? समझ आई ये बात? और पहुंच जाता है उसका एक ही बेसिक सा रीजन होता है, 2-5 क्वेश्चन डेली। क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? हम देते स्टडी मटेरियल पूरा देंगे तुमको, ठीक है? आगे देखो, अब नेक्स्ट आता है, ये चैप्टर तुमको इजी लगेंगे। चलो बताओ मुझे, 9th क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैसा लगता था चैप्टर? बताओ मनीषा। इजी? ये दोनों ही इजी है, ये दोनों ही इजी है 10th क्लास के अंदर। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 9th क्लास में इजी था, यस और नो बताओ? 10th में भी इजी है, बट इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है। पर ये टॉपिक तुमको मैंने 9th में पढ़ाए थे, याद करो। तो 9th में जो हमने टॉपिक पढ़े थे ये वाले मीन मीडियन मोड के, तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, इतना ही है। 7th में भी होता है, तो जिनको ये पता है टॉपिक के बारे में उनको बहुत इजी लगने वाला है, जिनको पता नहीं वो भी डिफिकल्टी नहीं, बस 10th की मैं ओवरऑल मैं अभी भी बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इजी होती है 9th से। मैं एंड तक आता है तो समझ आ जाएगा जो तुम्हारे खुद के। पर हाँ वही है ना कि फॉलो करना है, रोज जो भी मैं बोलूँ उसको फॉलो करो तो अल्टीमेटली आराम से चीजें बन जाएगी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर तुमने 9th में नहीं पढ़ा, पर वैसे ही पहली बार तुम्हारे यहाँ पर इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस हो रहा है, पर 9th में तो अब इस साल में प्रोबेबिलिटी भी आ गया, तो ये इजी टॉपिक है, ठीक है? अब आज हम ना, ये तो हमारा हो गया पूरा कोर्स का सिलेबस, सिलेबस का डिस्कशन के क्या क्या चैप्टर आने वाले हैं मैथ्स के अंदर। अब हम पहले चैप्टर को कंसीडर करते हैं, रियल नंबर्स, जो है नंबर सिस्टम का यूनिट का टॉपिक, ठीक है? देखो, पहले ना जब भी कोई चीज पढ़ाएंगे, जो टॉपिक पिछले चैप्टर से रिलेटेड है उसको पिछली क्लास से पहले इंट्रोडक्शन लेके खत्म करेंगे, ठीक है? तो 9th क्लास में तुमने टॉपिक पढ़ा था नंबर सिस्टम, यस और नो, चैप्टर नंबर 1 था, ठीक है? तो 9th क्लास में अगर मैं तुमको बोलूं नंबर्स क्या होते थे, तुमने पहली बार नंबर्स के बारे में ढंग से पढ़ा था, उससे पहले पढ़ते आ रहे थे बचपन में, पर पहली बार 9th में अच्छे से समझा था। सबसे पहले नंबर्स कौन से होते हैं बताओ? नेचुरल नंबर्स, जो कहां से चालू होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इनको हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। फिर क्या आते हैं? होल नंबर्स, जो चालू कहां से होते हैं? तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में फर्क क्या है? जीरो होल नंबर का पार्ट है पर नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 5th क्लास में भी पता था, 6th क्लास में भी पता था, ठीक है? नेक्स्ट आया इंटीजर्स। इंटीजर्स का सिंबल होता है जी यानी जेड। इसमें अगर मैं बोलूं तो इसमें
होल नंबर भी आ रहे हैं और नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, यस और नो? ठीक है, अब एक बार ना इसको समझते हैं, देखना ध्यान से। ये एक घर है, किसका घर है ये? नेचुरल नंबर का। ये बाउंड्री किसकी है? नेचुरल नंबर की। इस बाउंड्री के अंदर कौन रहता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ये बाउंड्री यानी ये घर आ चुका है होल नंबर का। क्या फर्क है होल नंबर के घर में और नेचुरल नंबर के घर में? जीरो का। जीरो जो है वो नेचुरल नंबर के घर के अंदर ही लाई कर रहा है, पर होल नंबर की बाउंड्री के अंदर लाई कर रहा है। और होल नंबर में जीरो भी आ रहा है और सारे अलग से नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे? तुमको देखो, जीरो फिर 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बाउंड्री इंटीजर्स की। तो तुम एक चीज नोटिस करो, क्या होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर बिलोंग आ रहे हैं? इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग करते हैं। क्या इंटीजर्स के अंदर होल नंबर बिलोंग करते हैं? तो इसका मतलब इंटीजर्स के अंदर होल नंबर भी आ रहा है, नेचुरल नंबर भी आ रहा है। इसके अलावा कौन से नंबर आ रहे हैं? नेगेटिव नंबर्स जो होल नंबर की बाउंड्री के बाहर है। समझ आया? तो ये चीज तुमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, ये टॉपिक हम 9th क्लास के रिवाइज कर रहे हैं, 10th क्लास में पहुंचे नहीं अभी। हाँ बताओ बताओ। हाँ उसमें ना ऐसे एमसीक्यू आता था, है ना? क्या एमसीक्यू आता था कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, यस और नो? यहाँ कंफ्यूज होता है बच्चा। मैं क्या बोलता हूँ, इसको देखो, इस घर को देखो, क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? जीरो होल नंबर के अंदर क्या वो नेचुरल नंबर है? फिर आगे आंसर। और ये 9th क्लास की क्वेश्चन है, 10th क्लास में नहीं आएंगे। वैसे भी टॉपिक 9th क्लास का ही है, पर इसको मैं यहाँ पर क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज जब ये टॉपिक खत्म होगा, आज ही खत्म करेंगे टॉपिक को, जब ये नंबर का टॉपिक खत्म होगा तब हम 10th क्लास के इंट्रोडक्शन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तुमने क्या पढ़ा था? क्यू यानी रैशनल नंबर्स। ये अगेन कहां पढ़ा है? 9th क्लास के अंदर। और वैसे तुम 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हो, पर तुमने 9th क्लास में ये रैशनल नंबर को अच्छे से समझा था। कैसे? देखो, numbers which can be written in p by q form where p is numerator, q is denominator, p and q are integers, p भी इंटीजर है, न्यूमिनेटर q भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर पर दोनों q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो रैशनल नंबर को ना मैं यहां पर डिवाइड करूंगा 3 पार्ट्स में। ध्यान से सुनना, रैशनल नंबर को मैं डिवाइड करने वाला हूं 3 पार्ट्स में। मुझे ये बताओ, यहां मैं लिख रहा हूं 1 2 3 5 0। क्या ये रैशनल नंबर है मानव? ये रैशनल नंबर मानव कह रहा है, क्यों है मानव? रीजन बताओ। रैशनल नंबर पी बाय क्यू फॉर्म में होता है। अगर तुम बोलते हो सर ये पी फॉर्म है, तो क्यू क्या है इसका? 1। बिल्कुल सही, ये सारे रैशनल नंबर है बिकॉज डिनोमिनेटर में इनके क्या है? 1। तो नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर का पार्ट हुआ, डिनोमिनेटर में 1 है। होल नंबर भी रैशनल नंबर का पार्ट हुआ, डिनोमिनेटर में 1 है। इंटीजर्स भी रैशनल नंबर का पार्ट हुआ, डिनोमिनेटर में 1 है। तो ऐसे रैशनल नंबर जो होल है, होल यानी जिनका क्यू ऑलवेज 1 है। ठीक है, अब बाकी दोनों रैशनल नंबर कौन से होते हैं? डेसिमल वाले। डेसिमल में पहला रैशनल नंबर कौन सा आ रहा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, 2/5। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 2 अंदर जाएगा, 5 बाहर आएगा। अब सिंस 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो हमें यहां पर 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आ गया 0। अब 5 को टेबल 20 कब आता है? 4 पे। आंसर क्या आ गया? 0.4, यानी रिमाइंडर आ गया 0। तो जिन फ्रैक्शन को सॉल्व करके रिमाइंडर 0 आ रहा है और उनकी डेसिमल की वैल्यू कुछ टाइम बाद रुक जाती है, उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तुमको पता है, ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अभी भी हम 9th क्लास की चीजें रिवाइज कर रहे हैं, अभी 10 तक पहुंचे नहीं हम। ठीक है ना? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एग्जांपल 1/3। अगर मैं अब इसको डिवाइड करूं 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 0 पॉइंट यहां 0 लगा। कैसे करेंगे? 3 3 9 अगेन 1 0, 3 3 9 अगेन 1 0, चलता रहेगा।
तो क्या समझ आया कि 1/3 कैन बी रिटन एज 0.3 बार। जो डिजिट या डिजिट्स रिपीट कर रही है उनके ऊपर क्या लगता है, डंडा, डंडा यानी बार। ठीक है? तो ये कौन से रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहे बट रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। हम रैशनल नंबर को पी बाय की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये तो होता ही है पी बाय की फॉर्म में, हम इसको भी पी बाय की फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो लिखा हुआ है, इसको भी पी बाय की फॉर्म में लिख सकते हैं। और रिपीटिंग वाले जो रैशनल नंबर है जिनके डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट कर रहा है, इसको पी बाय की फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता था, वो तुमने सीखा हुआ है, एक्स लेकर, याद है 9 क्लास। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब इसके बाद हमने कौन से नंबर्स पढ़े, इरैशनल नंबर्स। यस, क्या होते हैं, कैन नॉट बी रिटन इन पी बाय क्यू फॉर्म, पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, और क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहे और रिपीट भी नहीं कर रहे। अगर एग्जांपल दें 1.01, 001, 0001, क्या इसमें हम किसी भी एक डिजिट या फिर दो डिजिट या फिर तीन डिजिट के ऊपर बार लगा सकते हैं? अगर तुम बोलते हो सर हम यहाँ पर 01 पे बार लगाए, तो आंसर में सिर्फ 01 01 01 01 आना चाहिए था, जो नहीं है ना। इसके अलावा बताओ और एग्जाम्पल बताओ इरेशनल नंबर के, पढ़ा हुआ तुमने 9th क्लास में, √2। किसी भी प्राइम नंबर का अगर हम रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट, तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल। और क्या इरेशनल है, 5। ठीक है, अब एक और चीज सुनो, ये टॉपिक था 9th क्लास का। 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहला टॉपिक क्या आता है वो देखो, 10th क्लास का टॉपिक। अब हम जाते हैं 10th क्लास में, प्रूविंग इरैशनल नंबर्स। ये टॉपिक नया है तुम्हारा, ये टॉपिक नया है 10th क्लास का। चैप्टर नंबर 1 थ्योरेटिकल चैप्टर है, 50% चैप्टर थ्योरेटिकल है, यानी थ्योरी तुम्हें लर्न टाइप भी करनी पड़ सकती है, मैथ्स है फिर भी मैं लर्न वाला वर्ड यूज करूंगा क्योंकि थ्योरेटिकल है। 50%, नॉट ऑल। प्रूफ करना है कि इरैशनल नंबर इरैशनल नंबर है। एक एग्जांपल देखें। ठीक है, क्वेश्चन क्या देखो, प्रूव दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर। क्या प्रूफ करना है कि √2 यानी √2 एक इरैशनल नंबर है, ये तुमको सबको पता है ना। इसकी वैल्यू अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो कैसे सॉल्व करते हैं, चलता रहेगा। और कैसे सॉल्व करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट निकालने का मेथड, 8th क्लास में सीखा था लॉन्ग डिवीजन, हमको बहुत काम आने वाला है लॉन्ग डिवीजन। अगर बच्चों को लॉन्ग डिवीजन नहीं आता, वैसे मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ जिनको अच्छे से मैथ्स क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एकदम से आगे बढ़ रहे हैं। पर जिनको मैथ्स में थोड़ा बहुत डाउट रहता है ना, तो उनको लगता है कि मुझे आगे मैथ्स लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, जैसे 10th क्लास में तुम आगे तुम्हारे दिमाग में आ रहा है मैं कॉमर्स विदाउट मैथ्स लूँ, कॉमर्स विद मैथ्स लूँ। मेरे साइंस में इंटरेस्ट है पर मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं तुमको ये बोलूंगा तुम मैथ्स में अपना इंटरेस्ट इस साल दोबारा जनरेट करवा सकते हो। तुमको प्लस माइनस में दिक्कत हो, तुमको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में दिक्कत हो, इस साल सारी दिक्कत सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी को किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आती है, जिनका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, 6 7 8 बहुत अच्छे से पढ़ी है, ऑनलाइन नहीं पढ़ी ढंग से पढ़ी है, तो उनको मैथ्स में वैसे भी समझ आने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो तुम सबको क्लियर हो जाएगा। दिक्कत कहाँ आती है, बेसिक्स में, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो बेसिक की दिक्कत को 10th क्लास के अंदर अंदर चाहे तुम कहीं भी पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, सॉल्व कर लिया करो। रीजन क्या है, 11th क्लास में अगर तुम मैथ्स लोगे भी और बिना लिए गुजारा भी नहीं है, मान लो तुमने कॉमर्स ले ली विदाउट मैथ्स, तो तुम कॉलेज में मैथ्स करनी पड़ जाएगी। तुम कोई भी कोर्स लोगे कॉलेज में तुम्हें मैथ्स करनी ही पड़ेगी, कॉमर्स का कोई भी स्ट्रीम लो, मेडिकल साइंस में नहीं होती बस। और उसमें तुम अगर तुम मेडिकल की बात करो, चलो मेडिकल की बात करते हैं कि हाँ मेडिकल ले लिया, पर मेडिकल में आती है फिजिक्स, और जो फिजिक्स है ना उसके अंदर 10th की मैथ्स तो छोड़ो, 11 12th की मैथ्स भी लग रही होती है जो तुमने पढ़ी भी नहीं है। अगर तुम मैथ्स छोड़ रहे हो 11 12th में, तो वो वाला तो सेगमेंट ही अलग हो गया। मैं वो सेगमेंट की बात करूं कि बच्चे कभी सोचते हैं कि हम कॉमर्स विदाउट मैथ्स ले लिया फिर आर्ट्स ले लिया विदाउट मैथ्स। तो तुम आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में भी अगर जाओगे ना, तो तुमको मैथ्स एज एन एलिमेंट्री सब्जेक्ट पहले सेमेस्टर या दूसरे सेमेस्टर भी पढ़ना पड़ेगा ही, वो 11 12th में मैथ्स होता है। तो इसलिए मैथ्स को चाहे बेसिक लो चाहे एडवांस लो, मैथ्स को पढ़ो जरूर, क्योंकि तुमको वो जिंदगी में छोड़ती नहीं है। तुम पढ़ाई छोड़ोगे तभी छोड़ेगी वो, चीज ही ऐसी है।
तो जैसे मैंने आप बताया कि √2 की वैल्यू हम कैसे निकालें, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना? तो जिनको नहीं आता 8th क्लास में पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी जरूरत नहीं है, अभी तो छोड़ो इसको। प्रूफ करना √2 एक इरेशनल नंबर है, और ये क्या है, थ्योरेटिकल प्रूफ। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का या 3 मार्क का, कंफर्म आएगा ही आएगा। और कौन सी प्लेसमेंट है इस क्वेश्चन को वो भी बता दूंगा। इस क्वेश्चन नंबर का ये वाला क्वेश्चन होने वाला है, कंफर्म होगा वो। कैसे करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनो। हम एज्यूम करते हैं, हम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लेते हैं, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी, याद करो। जो रैशनल नंबर होता है उसको हम पी बाई की फॉर्म में लिखते हैं, है ना? तो √2 को हम पी बाई की फॉर्म में लिख लेते हैं, और क्या लिखेंगे यहां पर, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये तो पता ही है हमको। इसके अलावा हम एक और एग्जम्पशन मानेंगे यहां पर, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। अब किसको पता है को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, बताओ, याद करो, पढ़ा हुआ है, 6th 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, और भूल सकते हो, यस बताओ। एक बच्चे का आंसर आया, ऐसे नंबर जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। मानव ने बोला ऐसे नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं होता, फिर इंप्रोवाइज किया आंसर को कि प्राइम नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं होता। याद आ रहा है को प्राइम या नहीं आ रहा? चलो एग्जांपल देता हूं, 2 और 3, इन दोनों को कॉमन फैक्टर क्या है, 1, तो यानी को प्राइम नंबर है, सही कह रहे हैं आंसर, ठीक है। 16 और 25, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1। ये दोनों भी को प्राइम नंबर हैं, चाहे ये इंडिविजुअली प्राइम नहीं है फिर भी को प्राइम है। सही बात समझ है ना? तो को प्राइम नंबर वो होते हैं, पहली बात तो को प्राइम नंबर्स में हम को वर्ड लिख रहे हैं इंग्लिश, यानी हम मिनिमम 2 या 3 की बात कर रहे हैं, एक की बात नहीं हो रही, पहली बात तो ये, ठीक है। जिन 2 या 3 को प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूं वो प्राइम भी हो सकते हैं और नॉन प्राइम भी हो सकते हैं। 2 और 3 प्राइम नंबर्स है, पर 16 और 25 नॉन प्राइम नंबर है, तो ये भी को प्राइम हो सकते हैं। क्यों? को प्राइम नंबर की एक छोटी सी डेफिनेशन है, ऐसे 2 या 2 से ज्यादा नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो मुझे बताओ 16 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 2 की पावर 4 और 1 तो है ही है, 1 तो सबका फैक्टर है ना, 5 की ये 25 की फैक्टर, तो क्या कुछ कॉमन है इन दोनों में? तो ये दोनों भी को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो तुमको मैंने यहाँ पर को प्राइम नंबर क्यों लिया, उसका रीजन सुनो। मैंने यहाँ पर को प्राइम नंबर क्यों लिया, उसका रीजन सुनो। मान लो मैंने √2 को लिखा पी बाई की फॉर्म में, बिकॉज √2 मैंने माना है एक रैशनल नंबर है। अब ये नोट्स लिखने पड़ेगा तुमको साथ साथ, जब मैं बोलूंगा तब लिखना, अभी नहीं लिखना। ये वैसे तो पीडीएफ मिल जाएगी सारी की सारी, बट जो नोट्स मैंने पर्टिकुलरली एक टॉपिक बनाया वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सुनो, मैंने ये बोला कि √2 एक रैशनल नंबर है, √2 एक रैशनल नंबर है, तो उसको हम पी बाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया, एग्जाम्पशन मान लेते हैं 4/16। तो क्या 4 और 16 शॉर्टेस्ट फॉर्म में है या नहीं, बताओ। क्या 4 और 16 स्मॉलेस्ट फॉर्म में है या नहीं? नहीं है। तो 4 और 16 को प्राइम नंबर होंगे या नहीं होंगे? तो यानी फ्रैक्शन में जो स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं आ रहा वो को प्राइम नंबर पक्का नहीं है। समझ आई बात? अब अगर इसको मैं काटूं तो क्या बनेगा, 1/4। अब 1 और 4 को प्राइम है, यस, बिकॉज दोनों के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1, ठीक है। तो मुझे ये स्टेटमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको प्रूव कर रहा हूं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, क्यों, आगे पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। यानी अगर मैं पियर, यानी ये पियर क्यू ऑलरेडी शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, ऑलरेडी स्मॉलेस्ट फॉर्म में, ये कटेंगे नहीं, ये कटे हुए हैं, इनको हम काट नहीं सकते, ऑलरेडी स्मॉलेस्ट फॉर्म में आए हुए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो आगे देखो, अब क्या करते हैं हम, √2 क्यू इज इक्वल टू पी, ये हमने ले लिया। अब हम करेंगे ये फिर इक्वेशन नंबर 1, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। अब तुम्हें लग रहा होगा सर अगर ये क्वेश्चन हमारे जिंदगी में आ जाएगा तो हम कैसे सोचेंगे क्या क्या करना है। कोडिंग करी है किसी ने कभी? कभी कोडिंग करी है? कोई कंप्यूटर साइंस लिया हो बचपन में, वैसे कोडिंग छोटे मोटे। कोडिंग में अगर तुम्हें एक कोड बनाना होता है तो उसमें ना होता है एक मैथमेटिकल पूरा डाटा जो तुम्हें खुद से बनाना है।
पर कोड बनाने के लिए स्टार्टिंग में क्या लिखना है, एंडिंग में क्या लिखना है, वो फिक्स्ड होता है सबके लिए, वो फिक्स होता है सबके लिए। फॉर एग्जांपल तुम लिखते हो लेटर इंग्लिश का, सब्जेक्ट, डेट, एड्रेस, नीचे नीचे योर सिंसियरली, ये फिक्स है सबके लिए। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, कंटेंट ऑफ द लेटर डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस में ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, स्क्वेयरिंग करनी है, ये इसको रैशनल नंबर मानना है, ये सब क्वेश्चन के लिए सेम है। अगर यहाँ पर √2 ना होता, √3 होता तो क्या होता, √3 बी अ रैशनल नंबर, √3 इज इक्वल टू पी बाय क्यू, सेम स्टेटमेंट, √3 क्यू इज इक्वल टू पी, स्क्वेयरिंग इक्वेशन ऑन बोथ साइड सेम होता। अगर √3 ना आता, आता √5, तो जहां जहां √2 है वहां पर √5, अगर √7 जहां जहां √2 वहां पर √7, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसकी थ्योरी तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी एक बार, और वही सब जगह अप्लाई करनी है। भाई कंफर्म 3 मार्क का है, 5 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है, समझ आ गया? आगे सुनो। अब ये जो मैं स्टेप्स लिख रहा हूं यहाँ पर, इसका रीजन बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कोप्राइम का रीजन बता दिया ना, वैसे वैसे इन स्टेप का रीजन बताऊंगा कि हम स्क्वेयरिंग कर क्यों रहे थे। अब हमने इस इक्वेशन का स्क्वेयरिंग करा तो क्या होगा, √2q होल स्क्वायर इज इक्वल टू p होल स्क्वायर। क्या आंसर आएगा बताओ? √2 का होल स्क्वायर क्या होता है माइशा, बताओ? और इसका इसका आगे बढ़ते हैं। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2, ये जो हमने नंबर लिया वो वहां पर जाके p के साथ डिवाइड कर देना, ठीक है। मुझे ये बताओ, ये p और q क्या थे? को प्राइम, और क्या थे? इंटीजर्स। इंटीजर्स कभी भी डेसिमल में हो सकते हैं, इंटीजर्स कभी भी डेसिमल में हो सकते हैं, यस और नो? नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि 2 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और आंसर क्या आ रहा है, q स्क्वायर, तो q स्क्वायर कभी भी डेसिमल में होगा नहीं, क्योंकि q इंटीजर था, इंटीजर तो कभी डेसिमल में होता नहीं है। तो यानी हम यहां क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, साइड पे देखो, 4/2, 2 डिवाइड्स 4, यस और नो, यस और नो? 16/2, 2 डिवाइड्स 16। अब डिवाइड्स का मतलब समझ नहीं आ रहा। जब तुम इन दोनों को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है बताना, रिमाइंडर, रिमाइंडर। यहां पर अभी रिमाइंडर 2 आएगा, यस और नो, यस और नो? गलत बोल रहे हो सबके सब। मैंने क्या बोला है, ध्यान से सुनो। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 2 आएगा या फिर क्या आएगा, रिमाइंडर बोल रहा हूं मैं, रिमाइंडर। यस माइशा, रिमाइंडर 0 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 0। 16 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 2 8 जा 16, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर पूछा मैंने तुमसे, क्वेश्चन नहीं पूछा। सही आंसर, वेरी गुड। समझ आई बात? ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि कोई नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो यानी हम किसकी बात कर रहे हैं कि उसका रिमाइंडर 0 होगा। अगर वो डिवाइड कर पा रहा है तो उसका रिमाइंडर 0 होगा। आई बात समझ? ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं कैसे कह रहा हूं कि 2 पीस को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि जो मेरा आंसर है वो डेसिमल में नहीं आया। ये डेसिमल में आया नहीं, ये डेसिमल में आया नहीं। तो जब हमारा आंसर डेसिमल, आंसर मतलब क्वोशिएंट, जब हमारा क्वोशिएंट डेसिमल में नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो डिवाइड कर पा रहा है, रिमाइंडर 0 आ गया। अब सुनो, एक मैथ्स का रूल होता है, क्या रूल होता है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर, अगर कोई नंबर, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे अगर 2 4 को डिवाइड करता है, तो वो 2 इसके बेसिक नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये मैथ्स का एक रूल है जो तुम इसी चैप्टर में पढ़ते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल, अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी 2 16 को डिवाइड कर रहा है, तो वो उस बेस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यानी अगर 2 डिवाइड करता है पी स्क्वायर को, तो 2 आल्सो डिवाइड्स, बताओ किसको करेगा, पी। वेरी गुड, वेरी गुड ग्लोरी। यानी अगर पी के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर पा रहा है, तो पी को भी करेगा डिवाइड। ये चीज क्लियर हो गई ना, पी के स्क्वायर को क्यों डिवाइड कर रहा है, बिकॉज़ आंसर क्या आ रहा है, एक होल नंबर जो एक डेसिमल वाली चीज नहीं है, तो यानी क्वोशिएंट हमारा होल नंबर है, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आया होगा। अब आगे देखो, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी। जब कोई नंबर किसी बड़े नंबर को डिवाइड करता है, तो वो उसका फैक्टर होता है, और बड़ा नंबर क्या होता है, उसका मल्टीपल। आया ना समझ? जब कोई छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करता है, तो वो बड़ा नंबर उसका मल्टीपल है, छोटा नंबर उसका फैक्टर है। सिंपल सी बातें पता ही है, ठीक है।
तो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट p इज इक्वल टू 2c। क्यों? बिकॉज p जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो इसलिए हम 2 समथिंग मल्टीपल p लिख सकते हैं। ये बात समझ आई? तो मैं तुमको बताऊंगा, तुमको अभी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा, पता है क्यों? क्योंकि तुमने मैथ्स में थ्योरी कभी तक नहीं, आज तक नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ रहे हो। तुमने मैथ्स में थ्योरी कभी लर्न भी नहीं करी, पहली बार करोगे। पर तुम एक बार लर्न करोगे, तुम्हारे लिए सारा कॉन्सेप्ट सेम आने वाला है। कैसे? रूट टू जगह पे क्या लिखोगे? रूट थ्री। अगर क्वेश्चन रूट थ्री का, तो रूट टू जगह पे रूट थ्री। यहां पर क्या आ जाएगा? थ्री। यहां क्या आएगा? थ्री। थ्री डिवाइड्स पी स्क्वायर, थ्री डिवाइड्स पी, तो पी इक्वल टू 3c। सब कुछ सेम चल रहा है, कुछ आई नहीं चेंज। ठीक है, अब सुनो, पुट वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 2c। ये सेकंड इक्वेशन है। इन सेकंड इक्वेशन, जो p की वैल्यू तुमने निकाली 2 के मल्टीपल वाली, इसमें एक और वेरिएबल ले लिया c, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, करें अब स्टार्ट। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू, p की वैल्यू क्या है? 2c होल स्क्वायर। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, और p की वैल्यू क्या है? 2c। सॉल्व करें। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू, 2 से 4 कटेगा, क्या बनेगा? q स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब इस 2 को दोबारा डिवाइड कर दो q स्क्वायर से, जैसे यहां पर करा था हमने p स्क्वायर से। थोड़ा लंबा है थ्योरेटिकल, पर एक बार में लर्न नहीं होगा, सेम चीज को बार बार करना पड़ेगा। पर मैं तुमको रटने को नहीं बोल रहा, पता है क्यों? मैं बोल रहा हूं कि हर एक स्टेप जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसका एक रीजन है। जैसे यहां पर पढ़ाया, कोप्राइम नंबर क्यों लिखा, अभी इसका आंसर आ गया है, क्यों का आंसर आ गया है, कोप्राइम नंबर क्या होता है समझ आ गया। यानी स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, इसको काटने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कटा हुआ है। दूसरी चीज, अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो आंसर होल नंबर आता है, और वैसे भी पीयर क्यू इंटीजर्स थे तो होल नंबर ही है, ये चीज समझने वाली। तीसरी चीज, अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके बेस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ये जो बीच बीच में मैं एक्स्ट्रा चीजें कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग वगैरह, ये तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गया? और ये क्यों कर रहे हैं, क्यों का आंसर आने वाले हैं, बस खत्म होने वाले क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, ये सी भी इंटीजर होगा? डेसिमल वाली चीज नहीं होगी, बिकॉज तुम आप मल्टीप्लाई कर रहे हो मल्टीपल। तो 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, हेंस 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। यस और नो? अगर इसको डिवाइड करा 2 ने, आंसर आया एक होल नंबर, तो यानी ये 2 इसको डिवाइड कर पा रहा है और रिमाइंडर 0 है। ये जो आंसर होता है वो तो क्वेश्चन होता है ना। अगर वो q के स्क्वायर को डिवाइड करे तो वो q को भी डिवाइड करेगा, बिकॉज़ ये हमने पढ़ा था, मैथ्स का एक रूल होता है ना। अब मुझे बताओ, 2 q को डिवाइड करता है, 2 p को डिवाइड करता है, तो 2p का क्या है? 2 अगर p को डिवाइड करे तो 2p का क्या है? फैक्टर। 2 q को डिवाइड करे तो 2 q का क्या है? फैक्टर। बट p और q क्या थे? को प्राइम। इनका फैक्टर अदर देन 1 होना ही नहीं चाहिए, इनका फैक्टर तो 1 के अलावा होने नहीं चाहिए, पर इनका फैक्टर क्या आ गया? 2 भी आ गया, तो यानी ये दोनों कोप्राइम नंबर नहीं है, तो हमने एज्यूम गलत करा है, तभी तो ये आंसर गलत आया। यानी जो हमने एज्यूम करा था कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, इसलिए आंसर गलत आया, यानी हम अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर रूट टू रैशनल नंबर नहीं तो रूट टू एक इरेशनल नंबर है, क्वेश्चन खत्म, कहानी खत्म। समझ आई ये बात? हाँ, पहले आंसर गलत लिख रहे हैं, फिर इसको प्रूव करें कि हम गलत है, बेफालतू की बातें चल रही कुछ नहीं, और फिर हम बोल देते हैं कि हाँ हम गलत थे। ठीक है, तो करें आगे। अब आगे क्या जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, सिंस 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p and q, so but p and q were co-prime numbers, so this contradicts our assumption, hence root 2 is an irrational number। ये प्रूफ करना था, क्वेश्चन खत्म, क्रिटिकल पार्ट है।
और एक और चीज बता देता हूँ, मैं तुमको क्या बता रहा हूँ कि ये सेम टाइप का क्वेश्चन चलेगा अगर √2 आ गया, अगर √3 आ गया, अगर √5 आ गया, अगर √7 आ गया। बट प्रूविंग एन इररेशनल नंबर के 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, अभी हमने सिर्फ एक तरीके का करा, और इस एक तरीके में कौन सा आ गया, √2 भी आ गया, √3 भी आ गया, √5 भी आ गया, √7 भी आ गया। सेकंड तरीका आगे करेंगे, अभी नहीं, ठीक है? समझ आ गया? क्लियर है टॉपिक? तो अब इस टॉपिक को समराइज करते हैं इस डायग्राम से, देखना ध्यान से। ये किसका घर था? नेचुरल नंबर। कौन रहता है इस घर में? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। इसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर का एक फ्रेंड रहता है, वो कौन है? 0। इसमें इंटीजर्स, दो नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। इसमें रैशनल नंबर जिसके अंदर होल वाले भी आ गए और इसके अलावा डेसिमल वाले भी आ गए। रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर, देखो ध्यान से, रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर सिंबल होता है टी। कहीं कहीं जगह टी यूज करते हैं, कहीं कहीं जगह आई यूज करते हैं, तो तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं की जगह टी है, कहीं की जगह आई है, ठीक है? रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट होती है, क्योंकि रैशनल पी बाय क्यू फॉर्म में है और इररैशनल पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं है, तो बिल्कुल ही एक दूसरे के नेगेटिव स्टेटमेंट्स हो गई, ठीक है? इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा दुनिया। वो दुनिया क्या है? रियल नंबर। अब मैंने यहां पर वर्ड यूज करा दुनिया। क्या दुनिया है वो? रियल वर्ल्ड। क्यों ये मैंने वर्ड यूज क्यों करा? अभी हम इसी साल एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम इमेजिनरी दुनिया के बारे में हिंट पढ़ेंगे। टॉपिक है 11th क्लास का मैथ्स का, ठीक है? इमेजिनरी दुनिया के बारे में हिंट पढ़ेंगे, ठीक है? तो तब तुम्हें समझ आएगा कि रियल वर्ल्ड और इमेजिनरी वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है। तो सारे नंबर्स को मिलाकर क्या बनता है? रियल नंबर। चैप्टर का नाम क्या था? ये तुम्हारा क्या कहते हैं, चालू हो गया आज का चैप्टर, रियल नंबर्स, ठीक है? नेगेटिव रूट नंबर होते हैं इमेजिनरी, बिल्कुल सही। आगे बढ़े? लिखना चाहोगे? कुछ लिख भी लो, आज सारी मेहनत मैं ही करूँ, तुम भी थोड़ी बहुत कर लो भाई। तो क्या लिखना है मैं बता देता हूँ तुमको। लिखना ये है प्रूविंग वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद सकता है, तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो लिखो। वैसे पीडीएफ शेयर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बट मैं क्लास में नोट्स प्रॉपरली, तुमको पता ही है, मैथ्स के लिखवाता हूँ। क्या माशा, प्रॉपरली नोट्स मैथ्स के, साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिखवाऊंगा मैं, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल सबको मिलता है अलग से बुक्स, ठीक है? वो करोगे, इसके अंदर पी वाई क्यू 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, केस स्टडी, एसेशन सब इंक्लूडेड है एक चैप्टर के। ये चैप्टर में चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, ठीक है? तो जल्दी से लिखो।